नमस्कार। आज हम हिस्ट्री रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के 7वें लेक्चर का विश्लेषण करेंगे। जी। इस सत्र का उद्देश्य रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए पिछले सालों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी एक विस्तृत व्याख्या को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की? और ऑप्शंस हैं ए रामकृष्ण परमहंस, बी गोपाल गणेश आगरकर, सी स्वामी विवेकानंद या डी केशव चंद्र सेन। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिनका मतलब असली नाम नरेंद्र दत्त था। अच्छा। और उनकी जयंती को तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ। और स्थापना का साल था 1 मई 1897। स्थान था बेलूर मठ, कोलकाता, जो आज भी रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था? देखिए, मिशन की स्थापना श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने और साथ ही समाज की सामाजिक सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने के लिए की गई थी। और इसका एक आदर्श वाक्य भी है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जी। और स्वामी विवेकानंद तो विश्व धर्म संसद जो शिकागो में हुई थी 1893 में, वहां अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, ये तो है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रामकृष्ण परमहंस उनके आध्यात्मिक गुरु थे, संस्थापक नहीं। सही। और बाकी ऑप्शंस में गोपाल गणेश आगरकर एक समाज सुधारक थे और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शंस हैं ए मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा, बी हिंदू पुनरुत्थानवाद, सी सती प्रथा का उन्मूलन और डी महिलाओं के अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा। एकदम सही। इसके संस्थापक या नेता थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम की एक मासिक पत्रिका भी शुरू की थी। और उनका मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है, राजनीतिक आंदोलन नहीं। बिल्कुल। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी सीखें, विज्ञान और तर्कसंगत विचार का अध्ययन करें और मतलब आधुनिक संस्थानों के अनुकूल बने। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। हाँ, जो बाद में 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना और यही अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 3, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए नारायण महादेव परमानंद, बी गोपाल हरि देशमुख, सी विष्णु शास्त्री पंडित, डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर है डी आत्माराम पांडुरंग। जी। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। साल था 1867 और जगह थी बॉम्बे यानी आज का मुंबई। तो ये एक तरह का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। हाँ, पश्चिमी भारत में। और ये ब्रह्म समाज और जो उदार धार्मिक विचार थे उनसे काफी प्रभावित था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता थे महादेव गोविंद रानड़े और गोपाल हरि देशमुख। 39, सी 1857 या डी 1875। इसका सही जवाब है बी 1849। जी। स्थापना वर्ष 1849 था। मतलब ये 1857 के विद्रोह से भी पहले का एक सुधार आंदोलन था। और जगह वही बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे। ये पश्चिमी भारत के शुरुआती सामाजिक धार्मिक सुधार समूह में से एक था। इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और इसने बाद में प्रार्थना समाज आंदोलन को भी प्रभावित किया। ठीक है। 5वां प्रश्न, किस सुधारक ने एक भगवान एक जाति का नारा दिया था? ए ज्योतिबा फुले, बी केशव चंद्र सेन, सी नारायण गुरु, डी दयानंद सरस्वती। ये नारा दिया था सी नारायण गुरु ने। सही। एक भगवान एक जाति का नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। वो केरल के एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ बहुत काम किया। जी। उन्होंने आध्यात्मिक समानता, सामाजिक न्याय और जाति धर्म से परे मानवीय एकता पर बहुत जोर दिया। प्रश्न 6, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? सिख, पारसी, मुस्लिम या हिंदू? ये तो नाम से ही स्पष्ट है। इसका सही उत्तर है ए सिख। हाँ, सिंह सभा आंदोलन सिख समुदाय से जुड़ा है। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत शुद्ध सिख धर्म का पुनरुद्धार करने, गुरमुखी भाषा का प्रसार करने और खालसा परंपराओं का प्रचार करने के लिए हुई थी। और इसकी पहली सभा अमृतसर में और दूसरी लाहौर में स्थापित हुई। जी। 1873 में अमृतसर और 1879 में लाहौर। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और मूर्ति भंजक था? ये दिलचस्प सवाल है। ऑप्शंस है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, गोपाल गणेश आगरकर, भास्कर पांडुरंग या गणेश वासुदेव जोशी। इसका सही उत्तर है बी गोपाल गणेश आगरकर। बिल्कुल। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी, समाज सुधारक और मूर्ति भंजक थे। वो बाल गंगाधर तिलक के समकालीन थे। उन्होंने केसरी और बाद में सुधारक का संपादन भी किया। हाँ, और वो अंधविश्वास, रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं और सामाजिक रूढ़िवादिता का कड़ा विरोध करते थे। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी शिक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? ए राममोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद या डी देवेंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ए राममोहन राय। जी। संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय 1825 में कलकत्ता में। उनका उद्देश्य भारतीय यानी वेदांतिक और पश्चिमी शिक्षा दोनों को बढ़ावा देना था। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। सही। और उनके समाचार पत्र थे मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। एक बात और, राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी डेविड हेयर के साथ एक समर्थक की भूमिका निभाई थी। अच्छा, अब 9वां प्रश्न, 1793 में पेश किया गया कॉर्नवालिस कोड किसके लिए जाना जाता है? ए जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, बी अदालत की भाषा के रूप में अंग्रेजी को पेश करना, सी न्यायपालिका में मूल भारतीयों को बढ़ावा देना या डी समान पुलिस और न्यायपालिका सुधार स्थापित करना। सही उत्तर है डी समान पुलिस और न्यायपालिका सुधार स्थापित करना। जी, कॉर्नवालिस कोड में पुलिस, न्यायपालिका और नागरिक प्रशासन में एक समान सुधार स्थापित किए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया, जिन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का जनक भी माना जाता है। और इसके तहत राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग किया गया और एक नियमित पुलिस प्रणाली बनाई गई। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लेने की अनुमति दी? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या डी इल्बर्ट बिल 1883। इसका सही जवाब है ए भारत सरकार अधिनियम 1858। हाँ, इसी अधिनियम ने भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
ये 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। जिसने कंपनी शासन की विफलताओं को उजागर किया था। सही कहा। इसने कंपनी की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव का पद बनाया, और गवर्नर जनरल अब भारत का वाइसराय बन गया। 11वां प्रश्न, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शंस है 1861, 1857, 1872 या 1909। सही जवाब है ए 1861। जी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को एकीकृत और आधुनिक बनाना था। और इसी के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। हाँ, और जो पहले के सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थीं, उन्हें समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 12, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटेस्ट पैटर्न जारी करने का अधिकार दिया? ये पिछले सवाल से ही जुड़ा है। हाँ, सही उत्तर है डी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। जी, इसी अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन को लेटेस्ट पेटेंट जारी करके भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का अधिकार दिया था। और ये लेटेस्ट पैटर्न क्या था? जी, ये एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज था जो उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, उनकी शक्तियों और संरचना को परिभाषित करता था। ठीक है, 13वां प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत में एक अलग बनाया। ए, विधि आयोग, बी, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट, सी, संघीय न्यायालय या डी, दिल्ली में विधायी विधानसभा। इसका सही जवाब है ए, विधि आयोग। जी, 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया जिसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया था। हाँ, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। हाँ। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 14, भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जैसा भी हमने बात की, इसका उत्तर है ए, लॉर्ड मैकाले। सही। प्रथम विधि आयोग जो 1834 में बना, उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की। इसका गठन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का संहिताकरण, मतलब उनको कोडिफाई करने के लिए किया गया था। 60 का मसौदा तैयार किया था। जी, और साथ ही मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। रिकॉर्डर कोर्ट को बाद में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए, प्रिवी काउंसिल, बी, उच्च न्यायालय, सी, सुप्रीम कोर्ट या डी, सत्र न्यायालय। सही उत्तर है सी, सुप्रीम कोर्ट। जी, मद्रास और बॉम्बे में जो रिकॉर्डर कोर्ट मौजूद थे, उनको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने। सही। 16वां प्रश्न, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? ये सवाल पहले भी आ चुका है। हाँ, ये दोहराया गया है। इसका उत्तर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह से प्रेरित होकर ब्रिटिश संसद ने कंपनी शासन को समाप्त कर क्राउन शासन शुरू करने के लिए यह अधिनियम पारित किया था। बिल्कुल। प्रश्न 17, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था? ए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, बी, संघीय न्यायालय, सी, लंदन में प्रिवी काउंसिल या डी, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसका सही जवाब है सी, लंदन में प्रिवी काउंसिल। जी, प्रिवी काउंसिल जो लंदन में स्थित थी, वो भारत सहित सभी ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण थी, और ये 1949 तक भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय बनी रही। किस कानून ने भारत में विधवा विवाह की अनुमति दी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। हाँ, सही उत्तर है सी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम पारित हुआ जिसने विधवा विवाह को कानूनी मंजूरी दी। और उस समय के समाज के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। बेशक। 19वां सवाल, अंग्रेजों द्वारा भारत में औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस है 1854, 1835, 1829 या 1813। सही जवाब है बी, 1835। जी, भारत में औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा 1835 में मैकाले के शिक्षा पर मिनट के माध्यम से शुरू की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की सिफारिशों को स्वीकार किया था। हाँ, कई लोग 1854 के वुड्स डिस्पैच से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो शिक्षा के विस्तार से संबंधित था, उसकी शुरुआत से नहीं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं थे? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, राजा राम मोहन रॉय, सी, स्वामी विवेकानंद या डी, आर्यभट्ट। ये तो काफी सीधा सवाल है। उत्तर है डी, आर्यभट्ट। जी, आर्यभट्ट गुप्त काल के एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जबकि बाकी सभी व्यक्तित्व ब्रिटिश काल के दौरान सक्रिय थे। प्रश्न 21, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई कौन सी वास्तुकला शैली भारतीय पारंपरिक तत्वों को गॉथिक, विक्टोरियन और नवशास्त्रीय रूपों के साथ जोड़ती है? ये वास्तुकला से जुड़ा एक अच्छा सवाल है। सही उत्तर है सी, इंडो सारासैनिक। जी, इंडो सारासेनिक स्थापत्य शैली भारतीय मतलब हिंदू इस्लामी और यूरोपीय मतलब गॉथिक, विक्टोरियन, इन सब तत्वों का एक मिश्रण है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण? जैसे विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, मद्रास उच्च न्यायालय और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब इसी शैली में है। 22वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और उदारवादी संघर्ष में कौन सी घटना महत्वपूर्ण क्षण थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। सही जवाब है डी, सूरत विभाजन। जी, 1907 में सूरत में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में उदारवादियों, जिनका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, और चरमपंथियों, जिनका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। जहां उदारवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे, वहीं चरमपंथी बहिष्कार और जन आंदोलन का समर्थन करते थे। ठीक है, 23वां सवाल, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति किस कानूनी दस्तावेज ने दी थी? ए, स्टैंडस्टिल समझौता, बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सी, विलय की संधि या डी, एकता का समझौता। सही उत्तर है बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वो कानूनी दस्तावेज था जिसके माध्यम से रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हुई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इस एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। 24वां सवाल, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? ये थोड़ा तथ्यात्मक सवाल है। ऑप्शंस हैं 15, 26, 34 या 42। सही उत्तर है बी, 26। हाँ,
स्वतंत्रता के बाद ओडिशा की 26 छोटी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था, जो मुख्य रूप से 1948 में हुआ। प्रश्न 25 कौन सी विधि उदारवादियों यानी मॉडरेट्स के दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण, छापामार युद्ध, सशस्त्र क्रांति या याचिका और प्रार्थना? उत्तर है डी, याचिका और प्रार्थना। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले वो याचिका, प्रार्थना और विरोध की विधि का पालन करते थे। 26वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या महान हलचल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? ये एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। सही उत्तर है बी, मुंडा विद्रोह। जी, उलगुलान जिसका मतलब है महान हलचल, वो मुंडा विद्रोह को संदर्भित करता है जो 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ है। और ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। सही। 27वां प्रश्न 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच लड़ी गई थी? ये भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी। राजपूत, ब्रिटिश, मुगल या मराठा? सही जवाब है डी, मराठा। जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की निर्णायक हार हुई। और पानीपत की बाकी दो लड़ाइयां? पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच और दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की तीनों ही लड़ाइयां भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुई। प्रश्न 28 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे? न्यायपालिका और विदेश मामले, शिक्षा और स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व या रक्षा और रेलवे? सही उत्तर है बी, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की थी। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए। हाँ, जबकि पुलिस और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश नियंत्रण में आरक्षित रहे। प्रश्न 29 गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। जी, आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। यह 1952 में भूख हड़ताल के दौरान पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1953 में बनाया गया था। 30वां प्रश्न निचली जातियों के भेदभाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? ये सवाल पहले भी एक दूसरे रूप में आ चुका है। हाँ, सही उत्तर है ए, केरल। जी, श्री नारायण गुरु केरल से थे, जहां उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध नारा था मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म। 31वां प्रश्न कुंद्रा उद्घोषणा जिसने खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया था वो किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी है? वेलुथम्पी कट्टा बॉमन नाइकन, वजीर अली खान या गजपति राजू? सही उत्तर है ए, वेलुथम्पी। जी, कुंद्रा उद्घोषणा 1809 में त्रावणकोर राज्य के दलवा मतलब प्रधानमंत्री वेलुथम्पी द्वारा जारी की गई थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक खुला आह्वान था। प्रश्न 32 व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने किस दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था? ये थोड़ा स्पेसिफिक डेट्स वाला सवाल है। हाँ, इसका सही उत्तर है डी, 1886-1887। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे 1885 में, उन्होंने 1886-87 के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। 33वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? भारत सरकार अधिनियम 1858, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट? इसका सही जवाब है सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। और इसी ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। बिल्कुल। 34वां प्रश्न गांधी जी की सत्याग्रह की विधि सबसे पहले कहां विकसित हुई? खेड़ा, बॉम्बे, दक्षिण अमेरिका या चंपारण? सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की विधि सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विकसित की थी। इसका पहला प्रयोग 1906 में हुआ और भारत में इसका पहला सफल प्रयोग चंपारण में 1917 में हुआ। सही। प्रश्न 35 किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया? ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। हाँ। अलग तरह से पूछा गया है। हाँ। सही जवाब है सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। प्रश्न 36 हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन ने किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया? गुजरात, पंजाब, दिल्ली या बंगाल? सही उत्तर है डी, बंगाल। जी, फराइजी आंदोलन बंगाल, विशेषकर पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों व जमींदारों का विरोध करना था। 37वां प्रश्न भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के खिलाफ काम किया? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। सही जवाब है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 का अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 38 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ राजा चैत सिंह ने किस 18वीं शताब्दी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बनारस विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह? सही उत्तर है ए, बनारस विद्रोह। जी, बनारस विद्रोह जो 1781 में हुआ, उसका नेतृत्व राजा चैत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई उच्च वित्तीय मांगों और हस्तक्षेप के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न 39 हैदराबाद के निजाम ने किसके अधीन ब्रिटिश सहायक गठबंधन को स्वीकार किया? सर जॉन शॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली? सही जवाब है डी, लॉर्ड वेलेस्ली। जी, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया और हैदराबाद इस प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला प्रमुख राज्य था। और अब आज का आखिरी सवाल प्रश्न 40
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल सती विनियमन अधिनियमित किया गया था? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था। हाँ, सही उत्तर है बी 1829। बंगाल सती विनियमन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था, जिसने ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और इस प्रयास में राजा राम मोहन रॉय का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल तो आज के सत्र में हमने भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया जी, जिनमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिशकालीन अधिनियम और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रमुख व्यक्तित्व और घटनाएं शामिल थीं। इस जानकारी को दोहराते रहें। और अगर आपको यह सत्र उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।